नमस्कार, जय हिंद। चौधरी जी एजुकेशन पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हमारे साथ हैं आज हमारे साथ है दिनेश चौधरी, जो कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में 516वीं रैंक हासिल की है। तो सर, सबसे पहले आपका चौधरी जी एजुकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है, जो आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे चैनल को दिया। तो सर, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं सर। मेरा नाम दिनेश सारण है और मैं राजस्थान के बीकानेर जिले का निवासी हूँ। इसी 2018 आरएएस में मेरी 516 रैंक आई है। ऑल राजस्थान ओबीसी कैटेगरी से हूँ। यस सर। सर, आप ये बताएं कि आपने सिविल सर्विस को ही क्यों चुना सर। जी, सिविल सर्विसेज को चुनने के पीछे मेरा इरादा ये था कि मैं ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से था। यस सर। और मेरे लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी थी क्योंकि ज्यादातर सब्जेक्ट्स हैं वो ह्यूमैनिटीज के होते हैं। यस सर। उसके अलावा जो सोशल सोशल रेस्पेक्ट होती है और सैलरी वगैरह सब कुछ है वो सिविल सेवा में मिलता है। जो एक आदमी जो चाहता है कि मुझे जीवन में मान सम्मान मिले, समाज में मेरी पहचान हो, तो वो सारी चीजें सिविल सेवा में मिलती है। इसलिए मेरा एम ये था कि मैं सिविल सेवा में जाऊँ। सर, आप सिविल सर्विस की तैयारी कब सिविल सर्विस की तैयारी आप कब शुरू किए थे सर। देखो, मेनली मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन है मई 2017 में स्टार्ट की। यस सर। तो मतलब कितने साल आपका, जब एग्जाम तो 2018 में हुआ था सर। जी, एक साल। 2019 में हुआ था मेंस। मेंस, अच्छा। तो मतलब 1 से 1.5 साल जी में आपने अपनी ये पूरी जर्नी तय की। जी जी। सर, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर कोई मतलब 10th पास कर रहा है कोई स्टूडेंट, तो उसको अगर सिविल सर्विस की जी तैयारी करनी है, तो वो कैसे और मतलब किस तरह से वो अपनी तैयारी करे सर। हाँ, देखो, मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई 10th में या 12th में कोई बच्चा है और अगर उसका एम सिविल सेवा में जाना है तो ये उसके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसे अभी यानी 10th या 12th से ही सिविल सेवा में की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, ऐसा मैं उचित नहीं मानता हूँ। यस मुझे सर। ऐसा लगता है कि उसे 10th और 12th पे फोकस करना चाहिए। 12th के बाद उसका एक एम हो सकता है कि मुझे सिविल सेवा में जाना है, तो उसको लेके जैसे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है, हिस्ट्री की वो बेसिक देख सकता है, एनसीईआरटी प्रिपरेशन कर सकता है। एनसीईआरटी देखने के बाद जो हिस्ट्री की जो ऑथेंटिक बुक्स आती है उनको पढ़ सकता है। हाँ सर। सर, आपने सिविल सर्विस की तैयारी के दौरान मतलब कौन कौन सी बुक से आपने अपनी तैयारी की, जी, कुछ बुक शेयर इसके कीजिए लिए सर। मैंने जैसे पॉलिटी की हाँ सर। पॉलिटी की लक्ष्मीकांत बुक्स आती है, हाँ उसको सर। पढ़ा। उसके साथ उसके नोट्स मैंने बना लिए और उसके बाद में 2-3 बार बुक्स को पढ़ लिया। उसके बाद में मेरे जो सेल्फ नोट्स हैं हाँ उनको सर। ही मैं पढ़ता था। हिस्ट्री की मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम हो गई और ज्योग्राफी में महेश वर्णवाल हो गई, ये सारी किताबें मैंने पढ़ी। हाँ सर। उसके अलावा एनसीईआरटी को फॉलो किया है। यस सर। सर, ये कहना चाहूँगा कि आपका लैंग्वेज कौन सा था, माध्यम हिंदी या फिर इंग्लिश। हिंदी माध्यम था। हिंदी माध्यम था। हिंदी माध्यम। और सर, एक बहुत ज़्यादा ये अवधारणा है कि हिंदी माध्यम वालों को सिविल सर्विस में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो सर, क्या ये अवधारणा जो है वो सच है या फिर गलत है, आप इसके बारे में कुछ कहें। नहीं, मैं इस अवधारणा को नहीं मानता हाँ। क्योंकि सिविल सेवा में अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं तो वहां पे एक इश्यू रहता है ये मीडियम का। लेकिन जब स्टेट पीसीएस की अपन बात करते हैं तो वहां पे ज्यादा लैंग्वेज या मीडियम को लेके कोई ज्यादा इश्यू रहता नहीं। हाँ सर। और सर, कोई अगर मतलब ग्रेजुएशन पास करता है, ग्रेजुएशन पास करने के बाद तो जी। उसको ऑप्शनल में अपने ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट को लेना चाहिए या फिर किसी अलग सब्जेक्ट को लेना चाहिए, इस पे भी आप बताएं। ऑप्शनल का बहुत ज़्यादा इसमें ये रहता है। तो राजस्थान का कैसे क्या सिस्टम है ऑप्शनल का, वो भी आप बताएं सर। अभी जो राजस्थान की जो मुख्य परीक्षा होती है आरएएस की, उसमें ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज नहीं करना पड़ता जैसे यूपीएससी में है या फिर बीपीएससी में है। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करने का नहीं होता यहाँ पे। जनरल पेपर होते हैं, 4 पेपर होते हैं और सभी स्टूडेंट को वो पेपर है वो देने होते हाँ हैं। सर। स्पेसिफिक पेपर किसी के लिए नहीं होता। और सर, और जैसे जी सर। हाँ सर, कुछ कह रहे थे सर। जी, मैं ये कह रहा था कि यूपीएससी में और जो बीपीएससी में जो ऑप्शनल का सिस्टम चलता है वो आरएएस में 2013 में था। उसको अभी हटा दिया गया है। उसकी जगह अब 17 से 18 पेपर होते हैं
जो सब्जेक्ट होते हैं हाँ वो सर। 4 पेपर में डिवाइड कर दिए हैं, वो सभी को देने होते हैं, हाँ सर। जनरल स्टडी की तरह। सबको देना पड़ेगा। सर आपने कोई कोचिंग जी वगैरह भी ज्वाइन की थी? जैसे सिविल सर्विस में सर यही कहा जाता है कि कोचिंग बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और गांव के स्टूडेंट के पास उतना जी। पैसा नहीं होता कि वो कोचिंग को प्रेफर करे, क्योंकि कोचिंग में 1.5 लाख 2 लाख पैसा लगता है। तो आप इस पे सर कुछ जी। बताएं। अ, देखिए सर, मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी नहीं की क्योंकि थी? जो मैं ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, और उसके बाद में मुझे जैसे साइंस टेक्नोलॉजी है, साइंस है, और जो कुछ सब्जेक्ट है जैसे ऑडिट है, मैनेजमेंट है, तो वो सब्जेक्ट मेरे अच्छे नहीं थे, इसलिए मैंने कोचिंग ज्वाइन करी। कोचिंग आपने और ज्वाइन नहीं की थी? हाँ, तो सर कोई ज्वाइन करी थी। करी थी? जी जी। अच्छा। तो सर ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कोई स्टूडेंट अगर यूपीपीएससी की बात अगर हम करें, यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश का होता है, मतलब स्टेट वाला एग्जाम, जी तो उसमें अदर स्टेट जी। का स्टूडेंट एग्जाम दे सकता है। तो उसी प्रकार से सर जी आरएएस में भी अदर स्टेट का स्टूडेंट एग्जाम दे सकता है या फिर नहीं दे सकता है? जी, दे सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो लोगों को पता ही होता है कि जो आरएस 2016 का रिजल्ट था, हाँ उसमें सर। गरिमा जिंदल नाम से एक लड़की थी, हाँ सर। जिनकी आरएस में मेंस में उनके सबसे ज्यादा अंक थे, तो रिटर्न टॉपर थे। वो हरियाणा से बिलोंग करते थे, हाँ सर। तो दूसरे स्टेट के भी दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। सर और आपकी पढ़ने की रणनीति क्या थी? आप कितने घंटे पढ़ा करते थे? क्योंकि ये अवधारणा है कि 16 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, 17 घंटे पढ़ने पड़ते हैं। आप इस लाइव में आप बताएं कि सर आप कितने घंटे पढ़ते थे? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि 16-17 घंटे अगर हमें 10 दिन के लिए पढ़ना हो तो हम 16-17 घंटा भी पढ़ सकते हैं। हाँ सर। लेकिन जब एक लंबे समय के लिए प्रिपरेशन करनी होती है, तो माइंड एक सिस्टम है जिसमें हमें उसको आराम भी देना होगा। हाँ सर। जैसे अपन कंप्यूटर चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, तो उसको भी एक तय समय के बाद वो हैंग होने लगता है, उसको फिर अपन को ऑफ करना पड़ता है। तो ठीक वैसे ही हमारा जो दिमाग है, वो भी रेस्ट मांगता है। तो मैं 8 से 10 घंटे का टाइम निकाल पाता था, और मैं सेटिस्फाई भी होता था कि इतना टाइम मैं स्टडी पे दिया। सर और आप ये बताएं कि कोई ऐसा सोशल मीडिया से भी जगह जहां से आपने नोट्स वगैरह या फिर कोई मटेरियल अपनी इस तैयारी के दौरान लिया हो, तो वो आप स्टूडेंट को बताएं जहां से वो लोग भी इससे कुछ सीख सकें। नहीं, सोशल मीडिया से मैं थोड़ा दूर ही रहा था इस दौरान। हाँ सर। मैंने सोशल मीडिया से नोट्स वगैरह कोई सुविधा नहीं ली। हाँ सर। और जैसे तैयारी। बाकी अभी टेलीग्राम पे खूब सारे चैनल है, स्टडी चैनल है, तो अगर कोई हाँ सर। टेलीग्राम चैनल है, तो अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं टेलीग्राम से अगर मटेरियल देखूं, तो अपने जो सिलेबस है, सिलेबस को उठाओ और सिलेबस में जो की पॉइंट है हाँ सर। उनको देख लीजिए। उसके बाद में ये चेक कर लीजिए कि हमारा जो की फैक्ट जो एस्पेक्ट है, उसमें सारा का सारा सिलेबस आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ तो सर। अगर उसमें से आ रहा है तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। हाँ सर। सर और जैसे आपने तैयारी के दौरान किसी को ऐसा तो होता है कि मोटिवेशन आइडियल, आप किसको आप मानते हैं अपने आइडियल के रूप में? आइडियल हमारे सारे दोस्त ही थे, दोस्तों का कोचिंग में एक ग्रुप बना हुआ था, तो हम देखते रहते कि तुम्हारे मार्क्स आए, मेरे कितने आए, तो फिर कभी दूसरे साथी के अगर ज्यादा मार्क्स आते तो फिर यूं लगता था कि हमारे कम आए तो हमें और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। मेनली मोटिवेशन वही था। उसके अलावा कोचिंग में जो आरएस टॉपर्स आते थे, तो उनको देखते थे तो हमें लगता था कि हमें भी उनके जैसा बनना है, मेहनत करनी पड़ेगी, तो वही मोटिवेशन था। मोटि- और सबसे बड़ा मोटिवेशन तो था कि अपने सपने बनाओ खुद के। अगर सपने होंगे तो सपने सोने नहीं देंगे। हाँ सर, ये तो है। और सर आप जी। कोचिंग जो ज्वाइन किए थे, तो आप कितने दिनों के लिए कोचिंग ज्वाइन किए थे? मेरा कोचिंग करीब करीब 17 से 18 महीने तक चला। 17 से 18 महीने। अपने राजस्थान में है जी। या फिर कहीं और, दिल्ली वगैरह, मुखर्जी नगर, यहाँ सब कहीं पे आपने ज्वाइन किया था? नहीं, जयपुर में ज्वाइन किया। जयपुर में ज्वाइन किया था सर। कोचिंग का तो बेनिफिट तो सर आपको मिला ही होगा। जी कोचिंग का बेनिफिट मिला होगा। और सर जैसे जी। मैं ये कह दूं कि सिविल सर्विस की तैयारी करने के बारे में सबसे पहली बार आपको ख्याल कब आया कि नहीं, मुझे सिविल सर्वेंट ही बनना है सर? क्योंकि सबके मन में ये आता है कि नहीं, एक पॉइंट होता है कि अब से मुझे करना है। कोई ऐसा सिचुएशन बताएं सर। मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उस दौरान मेरे वहाँ पॉलिटिकल साइंस के सर थे, भोमर राम जी। हाँ सर। तो वो सर सिविल सेवा की प्रिपरेशन करते थे। उन्होंने एक बार इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन उनका दुर्भाग्य से हुआ नहीं। तो उन्होंने कहा था कि बेटा दिनेश, देखो मेरा तो हुआ नहीं, पर आप प्रिपरेशन कीजिए और आप मेरे सपने को थोड़ा पूरा कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा।
तो उसके बाद में उन्होंने ही मुझे सिविल सेवा के बारे में बताया और उसके बाद में मैंने प्रिपरेशन करी थी और हाँ मैंने आरएस क्वालिफाई की। हाँ सर। और सर अगर राजस्थान की एक ये कहा जाता है कि एग्रीकल्चर का स्टूडेंट राजस्थान में बहुत ज़्यादा होता है, एग्रीकल्चर कृषि। जी तो क्या कृषि का जो जी स्टूडेंट होगा, मेरे चैनल पे अधिकतर स्टूडेंट कृषि के हैं, तो क्या कृषि के छात्र जी। आरएएस को दे सकते हैं, और उनके लिए क्या आसान होता है या फिर हार्ड होता है बाकी लोगों के कंपेयर में? अभी जो आरएस का सिलेबस है उसका जो पैटर्न है हाँ सर। वो सभी के लिए समान है। समान उसमें है। जो मेनली 17 से 18 सब्जेक्ट होते हैं वो सभी को देने पड़ते हैं। जैसे मैं ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से था तो मुझे साइंस का पोर्शन भी मुझे तैयार करना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं ह्यूमैनिटीज का हूँ तो मुझे स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज करने होंगे कि आप हिस्ट्री चूज कर लीजिए, आप पॉलिटिकल साइंस चूज कर लीजिए। नहीं, यहाँ पे जनरल पेपर होता है। एक ऐसा पैटर्न है जिसमें जो राजस्थान लोक सेवा आयोग ने है वो जो पेपर बनाएगा वो सभी को देना है। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक किसी एक स्टूडेंट के लिए या फिर एक जो अपन साइंस स्ट्रीम है उनके लिए अलग पेपर आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑप्शनल नहीं है। 18 सब्जेक्ट है वो सब सभी के लिए समान है, सभी के लिए एक पैटर्न है। तो कोई भी जो स्टूडेंट है चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, एग्रीकल्चर हो, आर्ट्स हो और भी कोई भी जो कंप्यूटर डिग्रीधारी होते हैं सभी के हाँ लिए सर। समान। सर जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ये क्या करते हैं कि नोट्स वगैरह मतलब डाउनलोड करते हैं या फिर कहीं से मंगवाते हैं, तो वो अच्छा रहेगा या फिर सेल्फ मेड नोट्स अच्छा रहेगा? तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं सर? इसमें मेरा ये मानना है कि सेल्फ मेड जो नोट्स होते हैं वो बेटर होंगे, क्योंकि अपने हाथ की जो चीज लिखी हुई है वो समझना थोड़ा आसान रहता है। हमें पता रहता है कि हमने ये कीवर्ड है वो क्यों लिखा है। हाँ अगर सर। हमने कहीं बाहर से नोट्स लाए और उसमें कीवर्ड लिखा है तो हम नहीं समझ पाएंगे कि ये कीवर्ड क्यों लिखा है। लेकिन जब हमारे खुद के नोट्स होंगे उसमें कोई कीवर्ड अपने लिखा है तो वो हमें पता रहेगा कि हमने इसको क्यों लिखा है। किसी लाइन को अपन अंडरलाइन करेंगे तो हमें पता रहेगा कि ये लाइन इंपॉर्टेंट थी इसलिए हाँ हमने सर। इसको अंडरलाइन किया है। तो सेल्फ मेड नोट्स ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। और सर आप हमारे चैनल पे जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सर, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? आप कुछ उनको बताइए कि हाँ तुम ऐसे करो, या फिर उनको आप कुछ अपना एक पॉइंट दे दीजिए सर कि ऐसे करना है। जी आपके चैनल से ज्यादातर वही लोग जुड़े होंगे जो गवर्नमेंट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ सर। उनके उनके लिए मेरा यही कहना है कि आप सबसे पहले तो अपने सपने बनाइए कि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊंगा या फिर मैं आरएएस बनूंगा या फिर एग्रीकल्चर फील्ड में अगर मैं कोई अफसर बनूंगा और कोई भी जॉब लगूंगा तो समाज में मेरा कितना सम्मान होगा। तो आप ये दिमाग में रखिए हमेशा कि अगर मैं कुछ करता हूँ तो मेरा समाज कितना सम्मान करेगा, वो चीज होनी चाहिए। उसके अलावा जो स्टडी है उसकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आप एक बार जो स्टडी मटेरियल है उसको तैयार कर लीजिए कि मुझे पॉलिटिकल साइंस के लिए स्पेसिफिक यही पढ़ना है। उसको चूज कर लीजिए, उसके बाद में बार बार उसका रिवीजन करते रहिए ताकि जो नोट्स है उसकी एक इमेज आपके माइंड में क्रिएट हो जाएगी। अगर आप कहीं भूल भी जाते हो तो आप अगर आंखें बंद करके सोचोगे तो वो जो आपके नोट्स है उनकी इमेज है वो आपके माइंड में आ जाएगी और उसका आंसर आप कर दोगे। कर सकते हैं। तो एक एक स्टडी मटेरियल लीजिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। 10 किताबें पढ़ने की बजाय ये है कि एक किताब को आप 10 बार रिवाइज कर दीजिए। हाँ सर। और सर जब आपने तैयारी किया, जैसे आपने कहा कि मैंने 2 साल लगभग तैयारी की, आपका 17 से लेकर 19 के बीच में आपका तैयारी और इंटरव्यू वगैरह मेंस आपका हो गया, तो सर इस दौरान आपको दिक्कतें क्या आई, और आपने कुछ ऐसी गलतियां भी की जिनके कारण आपको थोड़ा कुछ दिक्कत वगैरह आया हो, जो आप बताएं जो नए स्टूडेंट है वो उन गलतियों को ना करें। जी पहली बात तो ये थी कि मेरे पास थोड़ा टाइम कम था। हाँ सर। हमारा मेंस पहले 23-24 दिसंबर 2018 में ही होना था। तो फिर हमारे पास टाइम कम था तो हमने एक लिमिटेड सोर्स से पढ़ाई करी। हाँ सर। उसके बजाय हमें होना ये चाहिए था कि कुछ सोर्सेज और थे जिन पर हमें फोकस करना चाहिए था, बट हमारे पास टाइम कम था। हमने लिमिटेड सोर्सेज पे फोकस किया। तो एक कमी तो ये रही क्योंकि हमारे पास टाइम कम। हाँ सर। और दूसरा ये है कि कभी कभार कमजोरी तो नहीं कहूंगा लेकिन कभी कभार जो स्टूडेंट होता है सभी में ये तनाव आता रहता है कि क्या होगा पता नहीं, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये एक जनरल सी चीज है, सभी स्टूडेंट में आती है। जो तैयारी करता है वास्तविकता में ईमानदारी से तो उसको तनाव आएगा ही आएगा, और जो ईमानदारी से प्रिपरेशन नहीं कर रहा है
उसको किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होगा, क्योंकि उसको कंफर्म पता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ सर। और जो तैयारी कर रहा है उसको लगता है कि पता नहीं यार होगा या नहीं होगा, और नहीं होगा तो क्या होगा, तो तनाव एक जाहिर सी बात है, तनाव आएगा। तो अगर आपको तनाव आता है तो अपने परिवार से, अपने मित्र से, या फिर ऐसे किसी आदमी से बात कर लीजिए जिससे आप अपनी सारी बातें हैं वो शेयर कर सकते हैं। हाँ सर। और सर जैसे मोक आपका जो इंटरव्यू वगैरह हुआ होगा तो इंटरव्यू के लिए आपने जी। मोक टेस्ट जो होता है मोक इंटरव्यू का, वो आपने कहीं से लिया था या फिर अपने खुद से आपने किया था, इस पे आप बताएं। और अगर आपने मोक टेस्ट जी। आपने लिया था तो उसका क्या बेनिफिट हुआ था, सर आप ये हमें बताएं। जी। मॉक टेस्ट लगभग वैसा का वैसा होता है जैसे अपन आज बात कर रहे हैं। बात कर रहे तो हैं। ये एक टाइप का मॉक टेस्ट ही मान सकते हैं अपन। हाँ सर। इंटरव्यू सेम यही प्रोसेस होता है इंटरव्यू में। हाँ आप सर। वहां से क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं यहाँ से जवाब दे रहा हूँ। अब मैं इस जवाब को किस तरह से दे रहा हूँ, कितने डायमेंशन में दे रहा हूँ, मेरे जवाब में कौन से तथ्य शामिल है, मेरे जवाब का जो भार है वो कितना है, मैं उसमें कितना। कितना ज्ञान दे रहा हूँ, या फिर ऊपरी हवा में बातें कर रहा हूँ। हाँ तो सर। मैंने करीब करीब 10 के करीब मॉक इंटरव्यू दिए थे यहाँ जयपुर में। हाँ सर। तो उन मॉक इंटरव्यू का फायदा ये हुआ कि जैसा का जैसा मॉक इंटरव्यू यहाँ कोचिंग में होता है, हाँ सर। वैसा का वैसा वहाँ राजस्थान लोक सेवा आयोग में होता है। तो एक कोई काम जब अपन पहली बार करते हैं तो उसमें हमें एक डर रहता है कि पता नहीं यार ये काम किस तरह से होगा। हाँ सर। लेकिन जब हम यहाँ पे 10 मॉक इंटरव्यू दिए तो मेरा एक भय निकल गया कि इंटरव्यू इस तरह से होता है और उसमें पता नहीं क्या होगा। हमें पता था कि हमारा जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है उसके दायरे में क्वेश्चन आने हैं, हाँ सर। और तो हमने वो अच्छे से तैयार कर लिया। एक जो डायरेक्शन है वो फिक्स हो गई थी कि बस इसी डायरेक्शन में हमारा इंटरव्यू जाएगा। तो फिर इंटरव्यू हुआ तो उसमें मुझे पॉलिटिकल साइंस पे, क्योंकि मैं पॉलिटिकल स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे पॉलिटिकल साइंस पे और फिर करंट अफेयर्स के बारे में पूछा था। तो वो हमारा पहले से अच्छे से तैयार था। तो इंटरव्यू के लिए ज्यादा से ज्यादा मॉक इंटरव्यू वो है बेनिफिशियल देते हैं। सर आप मोक इंटरव्यू जयपुर में आप कहाँ से दिए थे सर। मैंने करीब करीब 5-7 कोचिंगों में दिए थे, जिनमें स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी है, हाँ सर। और दृष्टि आईएएस में दिए थे, निर्माण आईएएस में दिए थे, चाणक्य कोचिंग में दिए थे। हाँ सर। और सर इंटरव्यू के दौरान सर कोई ऐसा क्वेश्चन जो मतलब आपको अभी तक याद हो तो वो हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि सर कुछ ऐसा होता है कि वही क्वेश्चन रिपीट वगैरह होता है तो उससे इन लोगों को थोड़ा सा हाँ। बेनिफिट मिल जाए सर। जैसे मैं अगर आपको ब्रीफ में बताऊं तो मेरा इंटरव्यू जब शुरू हुआ था हाँ सर। तो मैं मुझे सर ने यही कहा कि आपने 10वीं 2012 में की है और 12वीं आपने 2014 में की है, ग्रेजुएशन आपका 2017 में है। हाँ सर। ऐसा कह के फिर उन्होंने पूछा कि आप 2017 के बाद क्या कर रहे हाँ हैं। सर। मैंने कहा कि मैं सिविल सेवा की प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर। उसके बाद में सेकंड मेंबर थे, उन्होंने मुझे हिस्ट्री पे थोड़े क्वेश्चन किए। उन्होंने कहा कि जो साउथ इंडियन हिस्ट्री है उसमें जो स्वर्णिम काल आपको किन शासकों का युग है वो लगता है। हाँ सर। उसके पश्चात उन्होंने जो आर्यों की उत्पत्ति है उसके बारे में पूछा, और पूछा कि आपको सबसे अच्छा मत है वो कौन सा लगता है। उसके बाद में जो अगले मेंबर थे उन्होंने मुझे पूरा का पूरा जो मेरा इंटरव्यू है वो पॉलिटिकल साइंस पे चला, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उस पे चला। तो उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करी थी, और भी मूल अधिकारों के बारे में उन्होंने बात करी थी। तो मेरा अच्छा ये हुआ था। उसके बाद में जो करंट अफेयर्स उस पे मेरा इंटरव्यू चला। उसमें उन्होंने कोविड वैक्सीन है उसके बारे में बात करी, उसका जो डब्ल्यूटीओ में जो इशू चल रहा है उसके बारे में बात करी। उसके बाद में जो अफगानिस्तान का जो मुद्दा है, क्योंकि यहाँ से उस समय जब मेरा इंटरव्यू था तो अमेरिकी सेना यहाँ से जा रही थी, तो उस मैटर पे बात करिए, उसका भारत पे क्या इम्पैक्ट होगा, वहाँ पे चाइना क्या कर रहा है, तालिबान क्या है, अमेरिका यहाँ क्यों आया था, वापस क्यों जा रहा है। तो इस तरह का मेरा इंटरव्यू था। हाँ सर। सर इंटरव्यू के दौरान ऐसा होता है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्या जी। करते हैं, बहुत लंबा बताने लगते हैं। तो सर इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे कि सेल्फ इंट्रोडक्शन कितने इस टाइम का देना चाहिए, कितना शॉर्ट या फिर लॉन्ग देना चाहिए, इस पे आप बताएं, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट तो यही होता है सर। हाँ, देखिए अगर जैसे आरपीएससी का है तो ये जो सूचनाएं गुप्त रखते हैं उसमें हमें चला के यूं नहीं पूछते कि दिनेश जी आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ सर। उसमें वो खुद से पूछते हैं कि उसमें केवल वो मिलान करते हैं कि जो कैंडिडेट है वो कोई दूसरा कैंडिडेट तो नहीं आ गया है। हाँ जैसे सर। आरपीएससी में मान लो एक बोर्ड में 8 कैंडिडेट होते हैं,
तो बाय द वे कोई जो जिसको हम बुला रहे हैं पहले नंबर वाले कैंडिडेट को गलती से दूसरे वाला तो नहीं आ गया, तो इसके लिए वो एक टेली करते हैं कि हाँ आपने सर। 10वीं 2012 में करी है, आपने 12वीं 2014 में की है और ग्रेजुएशन आपका 2017 में की है। हाँ तो सर। हमें होता है कि हाँ सर मैंने वही किया है, तो इसका मतलब ये है कि जो कैंडिडेट हमारे सामने बैठा है तो वो सेम कैंडिडेट है। बाकी आरपीएससी में तो सारी चीजें ये गुप्त रहती है। बाकी अगर कोई दूसरी जगह है तो अगर शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है तो हाँ वहां सर। पे अपन ये जैसे मैं अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ तो उसमें मैं कह सकता हूँ कि सर मेरा नाम दिनेश है, मैं राजस्थान के बीकानेर जिले से नोखा तहसील का मूल निवासी हूँ और मेरी जो 10वीं की शिक्षा है इस स्कूल से हुई है, इस साल में हुई है। मेरी 12वीं की शिक्षा है इस स्कूल में हुई है और इस वर्ष में हुई है। और जो मेरा ग्रेजुएशन है वो इस स्कूल से हुआ है और इस वर्ष में हुआ। हाँ उसके अलावा मैं बता सकता हूँ कि सर मेरी हॉबी ये है, और या फिर अगर मैं कोई गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि सर मैं भी इस विभाग में कार्यरत हूँ। उसके अलावा अपनी जो जाति है या फिर इन चीजों का वहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि अपने जाति के बारे में या फिर कास्ट के बारे में नहीं बताना चाहिए। बहुत सारे लोग यही बता देते हैं, तो वो एक इस लाइव इंटरव्यू से एक ये बहुत अच्छा पॉइंट निकला जिसको स्टूडेंट कंसीडर करेंगे। जी तो सर आप ये जी। हमें बताएं कि सर आपने जब तैयारी शुरू की थी, तो सर सबसे जी पहली जब आपने तैयारी की तो उस वक्त कोचिंग जो आपने लिया था उससे पहले आपने कुछ दिन खुद से भी तैयारी किया था या फिर डायरेक्ट आपने स्टार्टिंग कोचिंग से ही करी थी सर? देखिए मैंने 23 मई 2017 को हमारा कोचिंग का बैच है वो स्टार्ट हुआ था और 2017 में ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। तो जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी मैं कुचामन सिटी में पढ़ता था जो नागौर में पड़ता है। हाँ सर। तो जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई मैंने अपना जो सामान है वो बांधा और मैं तुरंत जयपुर आ गया। हाँ सर। और मैंने तुरंत कोचिंग ज्वाइन करी और वहां से मैंने जो पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि आप डेडिकेट रहिए और एक कंटिन्यूअस स्टडी करते रहिए। कंटिन्यू अगर कोई बंदा स्टडी करता है तो वो सिलेक्शन लेके ही लेके ही रहेगा। छोड़ेगा। अगर कोई लड़का ये मानता है कि मैं जैसे ही कोई वैकेंसी आई और उसकी फिर एग्जाम की डेट आती है कि मान लो किसी की डेट आ गई 1 अक्टूबर, तो उसको लगता है कि अब मैं जाके उस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाऊंगा, हाँ तो सर। दैट इज नॉट पॉसिबल। ऐसे हीरे बहुत ही कम होते हैं। लेकिन सिविल सेवा एक ऐसा एग्जाम है जिसमें हमें लंबा टाइम देना पड़ता है। जैसा कि मैंने 2 साल तक अच्छे से प्रिपरेशन करी, डेडिकेटेड है, और इसी एक ही एग्जाम का मेरे जीवन का पहला एग्जाम था ये। हाँ सर। और मैंने जो पहले ही एग्जाम में मैंने अगर सिविल सेवा क्वालिफाई कर लिया है तो सभी को ये होना चाहिए कि आप डेडिकेट रहिए और किसी एक एग्जाम को चूज कर लीजिए और उसके लंबे समय के लिए आप प्रिपरेशन कीजिए, आपका इजी वे में सिलेक्शन हो जाएगा। सर आरएएस में आपको कौन सा ब्रांच मिला है सर? अभी सर देखिए मेडिकल हुआ नहीं है, मेडिकल होने के बाद में डीओपीटी है वो सर्कुलर चल यस। रही है इसके बाद। और सर जैसे जो भी सिविल सर्वेंट अपने एसी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, हमारे बिहार के भी एक सबसे युवा एसडीएम है नसीम निशान, तो उनसे मैंने बात करी थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने उनका स्टेट पीसीएस में एसडीएम का पद मिला है, तो उन्होंने मुझे कहा कि अब मैं यूपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ और वो अभी कर रहे हैं। तो सर क्या आप भी अभी यूपीएससी वगैरह या फिर कुछ और आप तैयारी कर रहे हैं इसके दौरान? अभी जो आरएएस 2021 का नोटिफिकेशन आ गया है हाँ सर। तो मैं इस बार ये ट्राई करूंगा कि आरएएस में मैं टॉप रैंक लेके आऊँ। यस। और जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की जिस पद की बात कर रहे हो आप, यस वो सर। पद उस पद की इच्छा है, उस पद पे जाने की मेरी इच्छा है। तो 2021 का अगर देता हूँ उसमें मुझे एसडीएम मिल जाता है तो मैं जरूर यूपीएससी के लिए ट्राई करूंगा। सर चौधरी जी एजुकेशन की तरफ से आपको एसडीएम बनने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और अच्छा करें, फिर से आप एसडीएम बनने के बाद आप आएँ। और आपने इतना देर अपना समय दिया इसलिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आप। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे जगह दी। यस सर, और आप स्टूडेंट को ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए। और आपसे मैं ये कहूँ कि इस वीडियो से अगर एक भी स्टूडेंट कुछ कर पाते हैं तो सर ये बहुत बड़ी बात है कि आपसे कोई भी स्टूडेंट मोटिवेट होकर कुछ कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद बिल्कुल, सर। थैंक यू सर। मेरे लिए भी एक खुशी की बात है। यस सर, थैंक यू सर। ओके।
ओके, थैंक यू।